यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? यस, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट थर्ड 45 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है। इन 45 क्वेश्चंस के अंदर आज का जो टॉपिक होगा हमारा, इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड वन इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन इज एस ब्लॉक। ठीक है। इसके पहले ये आपके दो सीरीज थे, उसमें अपन ने कवर किए हैं 6 चैप्टर। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस पे हम बिल्कुल बात करते हैं। चाहे बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूँ जेई मेंस के अंदर, या जेई एडवांस की बात करें, या फिर अपन नीट की बात करें, जेई सेक्शन हो, नीट सेक्शन हो, या फिर बच्चों जो स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग या जो मेडिकल एग्जाम होते हैं, उन सबको अपन कवर कर रहे हैं आज। इसमें जो 45 क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उनके साथ साथ क्या होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी तो बहुत ही क्लियर ढंग से आप केमिकल से क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, आयोनिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, इवन एस ब्लॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। उसने पहले ही बोला है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। यस, वैसे भी आपको यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम का साइन भी रिप्रेजेंट किया गया है कि आपका 2 मोल्स ऑफ रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ऑलरेडी उसने बैलेंस करके दिया है। 2 मोल्स ऑफ NaBr, ये गैस की फेज में, यहाँ से आपका 2 मोल्स ऑफ NO गैस, और बाकी आपका ब्रोमीन गैस लिखा यहाँ पे रिलीज हुई है। ठीक। इफ इसने बोला है कि जो प्रेशर है ब्रोमीन का, उसने बोला है P/9 है। ये जो प्रेशर ऑफ ब्रोमीन की बात कर रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी रिएक्टर बच्चे समझते नहीं है, इसको समझाता हूँ मैं। ये पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक बीकर में हो रही है। आप समझने की कोशिश करो, एक क्लोज्ड बीकर में। इफ इट इज इक्विलिब्रियम तो बीकर मस्ट बी क्लोज्ड। अगर ओपन होगा तो फिर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, कुछ पार्ट आपका बाहर चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन आपको दिख रही है, रिएक्शन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ये पूरा आपका बीकर में ही चल रहा है, इस क्लोज्ड बीकर में चल रहा है। ठीक है। अब उस केस में उसने बोला है कि भाई इसमें गैसेस तो तीनों ही उसने बोल दी है। तो जो प्रेशर ऑफ Br2 का मतलब क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। बहुत से बच्चे उसको प्रेशर समझ लेते हैं, कंप्लीट प्रेशर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज पार्शियल प्रेशर, मतलब बहुत सारे 3 गैसेस है ना, तो तीनों गैसेस में से इस गैस के बारे में बात कर रहा है। तो P इज टोटल प्रेशर। पहले टर्म को समझने की कोशिश करो। ये P टोटल प्रेशर है, वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन है। बाकी अदर गैसेस भी है ना, तो किसी एक गैस के बारे में जब बोला जाएगा तो अपन उससे पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। और ये जो P है वो आपका टोटल प्रेशर है। ये आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल से P इज टोटल प्रेशर लिखा भी है। द रेशियो ऑफ Kp डिवाइड बाई P इज इक्वल टू, तो Kp डिवाइड बाई P का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही क्लियर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान दें। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, रिएक्शंस को लिख लो। तो बच्चों दे रखा है 2 मोल्स ऑफ NOBr, इट इज एट इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NO प्लस आपकी ब्रोमीन गैस। हमें पता है कि इनिशियल प्रेशर जब T इक्वल टू 0 होगा तो उसमें इसका प्रेशर बच्चों मान लिया अपन ने E होगा, इनके दोनों आपके 0 0। फिर वो कह रहे हैं कि भाई प्रेशर इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू मान ली यहाँ से मैंने कितनी बची होगी। तो इनिशियल तो ए था NOBr। भाई आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको आपको रिएक्टेंट ही तो दिया जाएगा, आपको NOBr दिया गया होगा, तभी इनिशियली तो आपका ये मैक्सिमम होगा ए, और ये दोनों आपके 0 0। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में तो ए में से कुछ तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना, और क्योंकि NO बनेगा Br2 बनेगा, दोनों गैस की फेज में होंगे। तो मान लो यहाँ से कितना, तो A-2x, ये अपन कैसे लिखते हैं उसको समझने को। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने जब क्लासरूम में पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि आप रिएक्टेंट को ना, इसके कॉफिशिएंट को आप 1 बना दो, तो पूरे में 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 2 से डिवाइड दोनों साइड करेंगे तो आप उस तरीके से मतलब फिर A-x यहाँ पे यूज कर लेना। अगर कॉफिशिएंट रखना है तो सीधा A-2x, ये कॉफिशिएंट भी साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना मरेगा, कॉफिशिएंट 2 into x साथ में, और यहाँ का ब्रोमीन का कॉफिशिएंट कितना है आप देखो,
तो 1 है तो यहाँ पे सिर्फ x। देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से x, यहाँ से आपका 2x, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि भाई प्रेशर ऑफ एनओ कितना होगा। देखते हैं, ये प्रेशर ऑफ एनओ की बात करें तो ये वैल्यू क्या समझ में आ रही है, एनओ मतलब दिस प्रेशर। इस प्रेशर को अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन का प्रेशर कितना है एट इक्विलिब्रियम x, इसकी वैल्यू कितनी है 2x, ऑब्वियसली ट्वाइस है। तब लिख सकता हूँ प्रेशर, इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ दैट इज 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन। अब ऐसे भी इसकी वैल्यू x थी ना ब्रोमीन की, Br2 की, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2x, ये समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ गैस, टोटल प्रेशर है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओपी, सबको अपन ने कंबाइन किया एट इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम पे तीनों आएंगे ना प्रेशर, इसलिए पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करें, को ऐड करेंगे तो मिलेगा यहाँ से पी, और ये पी का है क्वेश्चन में उसने बोला है ऑलरेडी, ये टोटल प्रेशर। ये बात कंफर्म हो गई आपको, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है, आधा पार्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, आप ध्यान दो। मैं अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ बी आर की अगर बात करूँ, ठीक है, मतलब जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टी इक्वल टू 0 पे मैं टोटल प्रेशर की भी तो बात कर सकता हूँ। तो वो एक्चुअली क्या होगा, यहीं से हम निकाल सकते हैं। देखो एनओ बी आर ये हो गया, यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस, तो मैं करूंगा मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो टोटल प्रेशर में से इन दोनों के एडिशन को माइनस कर देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन। तो कैसे लिखेंगे आप देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ बी आर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर में से माइनस करेंगे किसकी वैल्यू को। अब अब देखो क्वेश्चंस के रिलेशन में भी देखो, क्वेश्चन में रिलेशन में कुछ दे रखा, हाँ उसने एक बात बोली थी क्वेश्चन में कि आपका जो पार्शियल प्रेशर, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, यस, क्वेश्चन दे रखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर डिवाइड बाई 9, ये साथ में दे रखा था, ठीक है। ब्रोमीन का ये है और ब्रोमीन के साथ मैंने एनओ का भी रिलेशन निकाल दिया था, तो दोनों पता समझ में आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो एनओ, तो वो कितना होगा 3p डिवाइड बाई कितना 9, ठीक है, 3p डिवाइड बाई 9, तो टोटल प्रेशर p 3p डिवाइड बाई 9, ये वैल्यू समझ में आ गई। ओवरऑल मैंने लिख दिया यहाँ से पार्शियल प्रेशर पे इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके 3p डिवाइड बाई 9 तो रिलेशन से निकाला। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जो प्रेशर होगा एनओबीआर का वो आ जाएगा, यहाँ से आप एलसीएम 1 ले लो, 9 आ जाएगा, तो 6p डिवाइड बाई 9, ये आपका आ गया एनओबीआर का। एनओबीआर की वैल्यू आपके निकल के आ गई, ठीक। अब निकालते हैं अपन केपी, तो केपी निकालना बड़ा आसान है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ, इसका कॉफिशिएंट रिएक्शन में 2 था तो इसकी पावर 2 जाएगी, पार्शियल प्रेशर फॉर ब्रोमीन गैस, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट बनता तो कुछ पावर नहीं होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओबीआर, इसका कॉफिशिएंट 2 था, ऊपर पावर 2 लगा दो बस। अब रिलेशन देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ, एनओ की वैल्यू कितनी आई थी, ध्यान दो आप, यस, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ, तो एनओ की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2p डिवाइड बाई 9, तो अपन उसे वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, यस, दिस इज 2p डिवाइड बाई 9, उसका होल स्क्वायर है, तो मतलब इसको अपन 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2p डिवाइड बाई 9 इनटू पार्शियल प्रेशर फॉर ब्रोमीन कितना होगा, वो तो रिलेशन में है ही, p बाई 9 डिवाइड बाई, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओबीआर अपन ने देखो ये निकाला था 6p डिवाइड बाई 9। नो डाउट ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपका जब समझ में आपको आएगा बहुत ही क्लियर, तो यहाँ से जेई मेंस एडवांस एज वेल एज नीट बिल्कुल क्वेश्चंस यहाँ से कनेक्ट होते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब क्या करें, ऊपर देखो पी पी पी, तो ऊपर पी क्यूब हो जाएगा, नीचे पी स्क्वायर आएगा, तो देखो इससे देखो 2 पी कैंसिल, एक पी अभी भी बचेगा, ये जाएगा पी डिवाइड बाई, यस, पी डिवाइड बाई, आप ओवरऑल इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 और 2 क्या बोले 2 इंटू 2 इंटू पी डिवाइड बाई, और ये 9 से 9 आप कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ से कितना होगा ये 6 इंटू 9, तो ये आपका बचेगा पी डिवाइड बाई 81 है, ऊपर टू या 4 उसे कैंसिल कर देंगे तो पी डिवाइड बाई 81, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। क्या केपी की वैल्यू आपको पी डिवाइड बाई 89 दे रखी है, देखते हैं अपन ऑप्शंस के अंदर, यस 1 डिवाइड बाई 89, यस इट इज करेक्ट आंसर, ठीक इट इज करेक्ट। तो देखो क्वेश्चंस बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस को अपन बिल्कुल अच्छे और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2,
चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही क्लियर आप अच्छे से रीड करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें दो पार्ट हैं। इसमें हाफ मोल ऑफ N2 गैस एंड O2 गैस कंबाइन हुए इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं NO2, इसकी वैल्यू है K1। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने क्विज में बहुत किए हैं, डेली अपन जो क्विज करते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं। रिलेशन क्लासरूम में भी यही क्वेश्चन कराया था। 2 मोल्स ऑफ NO2 ये कन्वर्ट हुआ है आपके डाइमर N2O4 के अंदर गैस में, इसकी वैल्यू है K2। दो वैल्यूज हैं, उन दोनों इक्वेशंस को यूज करो। यूजिंग एबव इक्वेशन राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको रिलेशन लिखना है। और ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। ये फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए इन गिवन इक्वेशन से। पहले क्वेश्चन को समझ लो। वो जो दो रिएक्शन दे रखी हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दिया है। अब वो कह रहा है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो सपोज K3 है, दिया नहीं है, तो इसका K3 जो होगा या जो K होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी इन टर्म्स ऑफ K1 K2 क्या होगी, बस ये ध्यान देना है। तो आप बस एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि ऊपर के दोनों रिएक्शंस में क्या किया जाए कि थर्ड रिएक्शन आपकी बन जाए, बस यही तो ध्यान देना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। यस, यस। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे। तो रिएक्शन आपके सामने है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। हाफ मोल्स ऑफ N2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन, और यहाँ से आपको मिल गया है NO2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है आपकी 2 मोल्स ऑफ NO2, ठीक है, और यहाँ से बन गया है N2O4, इट इज ऑल्सो गैस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अपन फर्स्ट दोनों में क्या करें कि तीसरी इक्वेशन मिल जाए। और थर्ड इक्वेशन आप ध्यान दो, तो थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है। थर्ड इक्वेशन आपको मैं इधर लिखता हूँ, N2O4 ये कन्वर्ट हो रही है N2 गैस में, प्लस बच्चों यहाँ से बन रहा है 2 मोल्स ऑफ O2, ये बनना चाहिए। तो देखो N2O4 कहाँ पे है, ये तो यहाँ पे N2O4, दिस है फाइनल रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन जैसी दे रखी है वैसा ही बनाना है मुझे। ऊपर रिएक्शन में आपको इंटरचेंज कर सकते हो, पोजिशन बदल सकते हो। ऊपर वाले रिएक्शंस में आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो N2O4 इधर आना चाहिए, NO2 इधर जाना चाहिए, पहली चीज। तो सेकंड रिएक्शन को अपन करेंगे रिवर्स। जब किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका जो K2, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। एक बात ये समझ लो। दूसरी चीज, फिर N2O4 मिल जाएगा। अच्छा, N2 कहाँ पे चाहिए आपको, प्रोडक्ट साइड में, तो इस रिएक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स कर देंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, तो N2 उधर बैठ जाएगा और O2 भी आपका उधर चला जाएगा। बिल्कुल दोनों रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। एक बात तो ये आपको समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ से एक्चुअली क्या मिलेगा, आप देखो, हाफ मोल्स ऑफ N2 प्लस O2 क्या होगा। आप यहाँ से टर्म को कैंसिल, अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर पाओगे कैसे, ये NO2 है, ये NO2 है, मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो NO2 से NO2, इस NO2 आपको चाहिए नहीं। इस फाइनल रिएक्शन में NO2 है क्या, नहीं है, तो NO2 कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए ऊपर वाले रिएक्शंस में अपन करेंगे 2 का मल्टीप्लाई भी, जिससे यहाँ पे 2 मोल्स NO2 मिल जाएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे बचेगा इक्विलिब्रियम में आपका सिर्फ यहाँ से N2O। समझ में आ गया। तो इसमें जब फर्स्ट रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के साथ देखते हैं, तो तीसरा जो इक्वेशन होगा, हम इक्वेशन लिखते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी कि इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन और तीसरे, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ये आपका हो जाएगा K3 इज इक्वल टू K1। जब मैं किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई दोनों साइड करता हूँ, तो आपको मैंने बताया था वो स्क्वायर में जाता है, तो ये K1 की पावर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। K1 का होल स्क्वायर, और K2 में कोई चेंज होगा नहीं, वो एज इट इज ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। मैंने दोनों को पलट दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा। लास्ट में उसको पलट, फिर ऐसा करो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, लास्ट में जाके K3 को पलट देना। एक तो ये तरीका है, वही कर लेते हैं अपन। चलो लास्ट में K3 को बदल देंगे। तो यहाँ से देखो ये रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ K3 डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई K3। तो मैंने पलट दिया इसको, तो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब बताओ आप रिलेशन क्या होगा। तो इसको अपन रिवर्स करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ से देखेंगे आपका सेकंड का कौन सा ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए। यस, सेकंड में देखो ये रहा,
फोर्थ नीचे आ गया ना। यस, K1 का स्क्वायर हो, K2 का स्क्वायर तो नहीं होने वाला, ये गलत हो जाएगा, रेशियो रहेगा नहीं ऐसा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर तो आएगा, इसलिए आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में एट केपी द फॉलोइंग रिएक्शन इज बर्नेटियम, है ना। एक इक्वेशन आपको दे रखी है कि एक्स गैस में है, बाई प्लस जेड का फॉर्मेशन हुआ है। एक इसका केपी आपको डिफाइन करना है, जहां पे आपको एक प्रेशर के बारे में बात किया, बर्नेटियम एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ एक्स डिसोसिएट। वो कर रहा है कि एक्स जो है वो आधा खत्म हो गया है, 50% डिसोसिएशन। द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम इज पी। जब इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर देखा गया तो पी एटीएम था। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे बोला गया है किसके बारे में, यस एक्स के बारे में। तो पार्शियल प्रेशर बताना एक्स का एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब क्या कह रहा है, ये रिएक्शन है जो एक्स से बाई जेड बना रही है, एक्स रिएक्टेंट है, बाई जेड आपका प्रोडक्ट है। फिर कह रहे हैं कि एक्स जब फिनिश हुआ 50% तो इक्विलिब्रियम पे आ, आधा कंज्यूम होने के बाद तो बाई जेड आपका बन गया होगा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से आपका जो टोटल प्रेशर है, वो आपका पीएटीएम है। तो पार्शियल प्रेशर बताना है कि इसका एक्स का कितना इफेक्टिव प्रेशर होगा, बस ये है। तो देखो आप, मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस। तो अपन लोग इसका सीधा केपी निकाल लेंगे। तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा, हम दो डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे इक्वेशन बना लो। इक्वेशन में क्या था कि सर एक्स से बन गया है बाई प्लस जेड, सबके सब गैस में, और टी इक्वल टू जीरो पे माना। टी इक्वल टू जीरो पे मैंने एक्स की वैल्यू कितनी मानी, सपोज यूनिटी 1, ये 0 0। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दूसरा उसने ये भी रिप्रेजेंट किया है कि ये कितना कंज्यूम हुआ है और कितना वहां पे आपका फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रहा है ये। तो इसमें कितना पार्ट आपका यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई टी इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, ये टी इक्वल टू जीरो पे था ये, तो मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो टी में से कितना बाहर गया है, एक्स। भाई डिसोसिएशन हो ना, यहाँ पे एक्स और एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 1 - x, यहाँ पे एक्स का फॉर्मेशन, यहाँ भी एक्स का फॉर्मेशन, और उसकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है कि 50% डिकम्पोज हो गया है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना जीरो, जो एक्स की कितना डिसोसिएशन हुआ है, तो 0.5, तो ये कितना बना होगा 0.5। 50% बोल दिया है ना, तो 50% मतलब वो अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो 50% मतलब ये वैल्यू, इसका मतलब होगा 0.5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा ही अपन यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 1 - x है अल्फा, तो यहाँ से 0.5, और ये भी कितना होगा 0.5। तो ये 0.5 बचेगा, बाकी ये दोनों इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये मोल्स भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल्स के टर्म में भी लिख दिया। वो केपी पूछ रहा है इसी तरह। तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, देखो इनका एक्स इंटू एक्स, भाई बाई जेड आएगा ना ऊपर, तो एक्स स्क्वायर मैंने सीधा लिख दिया, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, तो वो 1 - x, यस 1 - x, ये तो बचा ना सिर्फ, यस, तो 1 - x। ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता है, और 1 आपका यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 0.5, बस उसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 इज द राइट आंसर। इसका 1 आएगा, आप अगर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0.5 है, p तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। इसको अपन लिख दिया ना कि भाई के पी इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था ना भाई एक्स स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर हम निकाल रहे हैं ना यहाँ से, इसके साथ के इंटू एक्स स्क्वायर 1 - x, एक्स रखेंगे इन टर्म्स ऑफ पी, आंसर आ जाएगा जिससे वैल्यू ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। 4 पे आते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अल्फा आपको करना है कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैं इसको यही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको ये रिएक्शन दे रखी है, और केपी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है, उसके अल्फा है और करना है केपी, और अल्फा आपको रिप्रेजेंट करना है गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले रिएक्शन लिखी अपन ने N2O4, ये गैस की फेज में है, इक्विलिब्रियम पे है, 2 मोल्स ऑफ NO2, ये भी गैस की फेज में। अब क्या हुआ, T इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू अपन ने यूनिटी मान ली, ये 0 हो गया। ठीक है, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ये 1 में से अल्फा रिमूव हुआ, तो कितना बन गया 2 इंटू अल्फा। ऐसे कॉफिशिएंट बने इसलिए अपन ने अल्फा लिया, तो यहाँ से 2 इंटू अल्फा।
तो अपन यहाँ पे समेशन ऑफ एन अगर करें ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे कितनी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स की, तो कितना होगा 1 माइनस को जोड़ दो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो 2 अल्फा ये माइनस में है माइनस अल्फा, तो वहां से हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। मैंने बोला था कि जब केपी निकालते हैं रिएक्शन इज गिवन, रिएक्शन इज गिवन, तो उस केस में अपन डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं इसका। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखो प्रोडक्ट साइड में 2 है, मैं लिखते हैं ना समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो कॉफिशिएंट रहते हैं प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से आपको मिल गया 1। डेल्टा एनजी कितना हो गया 1। अब ओपन केपी, तो केपी इक्वल टू हो जाएगा ऊपर की वैल्यू वो 2 इंटू एल्फा ना उसका स्क्वायर, 2 इंटू एल्फा का स्क्वायर है ना, NO2 है ना इसलिए, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा 1 माइनस एल्फा, तो N2O4 तो 1 माइनस एल्फा बचा, ठीक है। और अपन केपी निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई पी, और क्या होगा इसमें मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइड बाई 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर न्यूज की पावर सिर्फ 1। समझ में आ गया, बस ये वैल्यू हमें लिख लेनी है क्योंकि मुझे ये केपी चाहिए। तो फिर अगर उसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो केपी की वैल्यू कितनी आती है, ये आ जाएगा केपी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी केपी डिवाइड बाई पी, केपी डिवाइड बाई पी, ये पी इधर चला जाएगा, नीचे होगा 4 प्लस केपी डिवाइड बाई पी, और उसकी पावर हो जाएगी 1/2, बिकॉज अल्फा स्क्वायर में है ना तो उसकी पावर इधर रूट कर सकते हैं। तो ये आंसर आना चाहिए, देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे भी काफी अच्छा है, जहाँ पे वो ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सीधा ही मैं आपको आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हुआ है आपके सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड लाइम में और आपका CO2 में, तो डेल्टा H0 कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। डेल्टा H0 आपको बताना है, और जो रिलेशन दे रखा है log P के साथ 1/T, log P CO2 का 1/T, ठीक है। ये दो ग्राफ हैं तो ग्राफ को देखना जरूरी है, तो ग्राफ आपको log P के साथ दे रखा है 1/T का रिलेशन, ठीक है। ये दे रखा है तो अपन एक एक करके पहले थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझते हैं, फिर मैं इसका आंसर पे चलती हूँ। Yes, ध्यान देते हैं। तो पहले तो देखो जब ये रिएक्शन दे रखी है तो इस रिएक्शन को ना लिखते हैं अपन एक बार, कि CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, डिसोसिएट किस में हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इसका जो के है, अब ये भी समझो ये क्या है, सॉलिड था, ये क्या था बच्चों, सॉलिड था। तो इस गैस के अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड की, तो बेटा डिसोसिएट सॉलिड की बात करते हैं, तो इस केस में तो आपको पता है कि डिसोसिएशन होने वाला है नहीं, तो इसकी वजह से तो कोई आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड की वजह से, इसकी वजह से बनेगा ओनली फॉर गैस। तो जो के डिफाइन होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका के लिखना चाहूँ, मैं इसका इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ, तो बोलो किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड का तो आंसर कैंसिल ही कर देंगे ना, सिर्फ CO2 ऊपर आएगा, तो पार्शियल प्रेशर फॉर द CO2। तो हमें पता है एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कशन किया, आप ध्यान दो, log 10K इज इक्वल टू, अपन अपना अरेनियस वाला क्वेश्चन उसी का है, लॉग वाला केस आपको बताया था कि लॉग ले लो तो क्या बनता है, log बेस 10K इज इक्वल, यहाँ से सॉरी दिस इज माइनस माइनस आएगा, देन आपका डेल्टा H0 डिवाइड बाई 2.3, एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1/T, ये रिलेशन आपका है, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन में बेसिक लॉग ले लो, आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई लॉग बेस 10, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो log बेस 10 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू log बेस 10 यहाँ से A माइनस डेल्टा H0 डिवाइड बाई 2.303 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 1/T। मैं 1/T अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ में देखो ना आपको 1/T कहाँ पे दिया है, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, लॉग पे दिया आपको बाई एक्सिस, आप कंपेयर करो। पहली बात तो ये समझो कि रिएक्शंस कैसी है, एंडोथर्मिक है क्या, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सपोज ये केस हमने पढ़ा था एंडोरेक्स वाले, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसका मतलब क्या हुआ कि log बेस 10 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
ये जो होगा वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग में करवाएगा, उसका डिक्रीजिंग में स्लोप जाना चाहिए। भाई एंडोथर्मिक में हीट देते हैं तो टी जो है ये वाला टी, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया? तो स्लोप यहाँ पे फाइनली क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो मैं सीधा बोलूं कि अगर 1/t की अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इफ इट इज इंडोथर्मिक, आप हीट को सप्लाई करोगे तो 1/t की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना। तो ग्राफ में 1/t सीधा दिया है ना एक्स एक्सिस पे, तो 1/t की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो लॉग विथ 10 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा वो लीनियरली आपका डिक्रीज करेगा। बस ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? तो आप यहाँ से एक तरीका ऐसा भी है कि आप सीधा करो y=mx+c को फॉलो कर लो और आप यहाँ से इक्वेट कर लो, और आंसर आपको क्लियर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो डिक्रीज वाला आपका देखना चाहिए, डिक्रीजिंग, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ऐसा इंडो एक्सोथर्मिक तो बोला नहीं है ना, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन में हीट निकलती ही नहीं है ना, हम हीट को देते हैं इस CaCO3 को ब्रेक करने के लिए, तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज इंडोथर्मिक ना। तो इंडोथर्मिक वाले केस में ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग होना चाहिए लीनियरली। तो ये गलत हो गया, एक बार ये बैठ गया। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट विल बी करेक्ट। और कौन सा है, ये तो कोई 1/t है, ये log t है, ये तो पहले ही से गलत है, ये log t ये भी गलत। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना, इंडोथर्मिक को लेके अपन ने कैसे एक्सप्लेन किया। वो रिएक्शंस ऑलरेडी इंडोथर्मिक है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर N2O4 जहां से 2 मोल्स ऑफ NO2 बन रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 30। वेपर डेंसिटी इस रिएक्शन के लिए कितनी है, एक फिक्स टेम्परेचर पे 30। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट दिस टेम्परेचर। तो N2O4 का जब डिसोसिएशन होगा तो निकालना उसका परसेंटेज डिसोसिएशन, भाई अल्फा, अल्फा का परसेंटेज निकालना है। तो याद है आपको अल्फा के साथ डेंसिटी का रिलेशन क्या हमने बोला था, सीधा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, तो माइनस कर दो 1। इस रिलेशन को ना आप स्टार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को रिलेशन पता ही नहीं होता है, और आपको पता होना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी माइनस 1। यहाँ से कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी देखो, हम डेंसिटी की जब बात कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन में जो स्मॉल डी जो 30 दिया है ना, वो स्मॉल डी की वैल्यू है। मतलब क्या है कि जो वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये जो डी है ना, ये आपकी गिवन वैल्यू है। क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल के दी जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी आपका 30। बहुत बड़े बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि सर वो ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं, ऐसा गलती हो जाता है। फिर दूसरी क्या, फिर वो पूछ रहे हैं कि N2O4 भाई इसकी डेंसिटी तो है ही नहीं है ना, बताओ अल्फा आपको चाहिए तो कैसे निकले। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे कि डेंसिटी और जो मास है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, N2O4 का 46 आता है, तो 46 को अपन फॉलो कर सकते हैं सीधा कैपिटल डी की जगह, ये भी ध्यान रखो। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा फटाफट से देख लो आप। तो 46 डिवाइड बाई 30 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यह आ जाएगा 0.533। इसका परसेंटेज करेंगे तो 53.3% इज द राइट आंसर। तो 53.3 देख लो कौन सा है। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस IIT एडवांस के अंदर बहुत क्लियर आते हैं। और दूसरा जो आपका एम्स एग्जाम है वहां भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी ये नहीं आते हैं क्योंकि अभी लेकिन मिक्सअप हो गया, तो इसलिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल कम्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। द रिएक्शन SO2 plus Cl2 से ये बन गया SO2Cl2 इस एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। ए मिक्सचर ऑफ SO2Cl2 एंड SO2Cl2 इक्विलिब्रियम पे है क्लोज कंटेनर में, ठीक है। नाउ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा SO2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंटेनर। एक्स्ट्रा SO2 उसने डाल दिया है, ये भाई बीकर है, इसमें सारी की सारी गैसेस तीनों की तीनों फिल है। यहाँ पे SO2 लिक्विड फेज में भी है, ठीक है। और इसने एक्स्ट्रा एक SO2 को इसने डिड्यूस कर दिया, डाल दिया है कंटेनर में सर्टेन अमाउंट। तो बोल रहे कि द कंटेनर का वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, तो उसे फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम सेम रखना चाहते हो SO2 गैस के डालने के साथ, तो देखो बेसिक क्या है कि आपने SO2 को डाल, तो कहीं ना कहीं SO2 के मोल्स क्या होंगे, ये एलसी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पे है। तो SO2 के मोल्स तो इंक्रीज करेंगे, तो मैं अपन फाइनली क्या बोलेंगे कि मोल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, concentration of SO2 is also increase। ये बात समझ में आ गई।
अगर कॉन्सेंट्रेशन SO2 का इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई आप रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन में क्या है, SO2 इज ए रिएक्टेंट ना, SO2 रिएक्टेंट है, तो आप जो भी SO2 डालोगे वो SO2 क्या करेगा, SO2 अपने आप के पार्ट को मिनिमाइज करेगा, रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पे थी। तो जो इंक्रीज किया हुआ पार्ट है, इंक्रीज किया हुआ पार्ट तो आपने किया था, लेकिन सिस्टम उसको डिक्रीज करेगा, तो किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो देखते हैं, द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल नॉट चेंज। या प्रेशर तो चेंज होगा, ठीक है, पहला नहीं होगा। द टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर भी चेंज होगा आपका, ठीक है। द टेम्परेचर विल इंक्रीज, यस टेम्परेचर कोलिजन्स होगा, यस टेम्परेचर विल इंक्रीज, ये सही हो सकता है। टेम्परेचर विल डिक्रीज, ये गलत है। उसका सही आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन बड़ा है तो डजेंट मैटर, अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज। बहुत ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत बार कर चुके हैं यार, कि ये देखो आयनिक मोबिलिटी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत से बच्चे क्या होता है कि वो पढ़ते क्वेश्चंस को और करेक्ट वाला आंसर टिक करके आते हैं, और फिर वहां पे -1 सीधा बैठ जाता है। आप क्वेश्चन को रीड करो, इनकरेक्ट वर्ड बहुत बार पूछता है, फॉल्स, इनकरेक्ट बार बार यूज करता है, ठीक है। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो गलती इसी वर्ड से ही होते हैं। तो यहाँ से दे रखा आपको पहला आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस, तो मैं रिलेशन लिख लेता हूँ। आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस, ये ध्यान रखना। सॉल्व करो। पहले करके आयनिक कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछे, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा क्या, तो आयनिक मोबिलिटी एक्वस के साथ है ना, तो आयनिक मोबिलिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा उसके साथ हो गई जहाँ पे हेड रेडियस क्या हो गई, छोटी। हेड रेडियस का होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली जो दे रखी है वो क्या है, एक्वस, मतलब हाइड्रेट रेडियस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है उसने, इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आयनिक मोबिलिटी सबसे अधिक किसकी होगी, भाई लिथियम के आसपास तो बहुत, लिथियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, स्मॉल साइज है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी पॉजिटिव, तो उस केस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एकोमुलेट होंगे। तो उस केस में इसका जो चलना फिरना है, मोबिलिटी मतलब चलना फिरना, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, लिथियम की आयनिक मोबिलिटी कम होगी, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, और गलत ही उसने पूछा तो पहला ही सही है। बाकी देख लो, लिथियम पोटेशियम का हेड रेडियस का बिल्कुल सही है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्टिक करने वाले हैं, बिकॉज चार्ज डेंसिटी लिथियम की बहुत ज्यादा है, तो हेड रेडियस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल सही आंसर है। फ्लोरीन, क्लोरीन आयंस दे रखते हैं, हेड रेडियस ऑफ आयन, हेड रेडियस ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव डेंसिटी, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बरकर डाइपोल, इट इज ए प्लस माइनस ऑलवेज बरकर डाइपोल, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। इसमें बात करें आयनिक मोबिलिटी सबसे अधिक किसकी होगी, ये भी सही है। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है ये कोई आपका एक कोई भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, इज एस ब्लॉक एलिमेंट ऑन द रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बड़े अच्छा क्वेश्चन, आप देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। इट गिव्स एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कोई एक एलिमेंट है, इट इज डेफिनेटली बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब है कि एल्किल मेटल्स या फिर अर्थ मेटल, बस यहीं से है। और वहां से बनना आयोनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली आयोनिक कंपाउंड आपका बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन से रिएक्शन कर गया। एंड फिर वो बोल रहा है कि कंपाउंड CN2 इज फॉर्म एंड बी रिएक्ट विद वाटर, बी पानी से रिएक्शन करेगा तो CD बन गया। सोल्यूशन ऑफ सी बिकम्स मिल्की ऑन CO2 इज, ये मिल्की वाला वर्ड बहुत बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में, एबव द सीक्वेंस, तो A और D क्या होंगे। आप ऑप्शंस में सॉल्व कर सकते हो, सीधा भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जब वो ये कह रहा है कि यहाँ से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो पहला ऑप्शन तो कैल्शियम, यहाँ पे लिथियम वाला भी देख, तो लिथियम के साथ कैल्शियम का रिलेशन तो बैठ ही नहीं सकता है, तो पहले से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि C becomes milky when CO2 is passed through it, तो सीक्वेंस तो यहाँ से आप देखो अमोनिया वाला तो केस बैठेगा नहीं बेटा, तो अमोनिया ही इज ऑल्सो कैंसर, कोई मतलब ही नहीं है इसका भी यहाँ पे, ठीक है। देखोगा अमोनिया तो देखेंगे अपन, लेकिन नाइट्रेट तो बनेगा यार, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने A और D पूछा है, A और D क्या, वो एलिमेंट कौन सा होगा, तो एलिमेंट का मतलब है कि देखो ये तो प्रोडक्ट दिया है, ये हो ही नहीं, होगा नहीं। यहाँ पे लिथियम है,
और डी क्या बना था, डी बिकम्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास। तो CO2 को पास कराएंगे वो मिल्की हो जाएगी, तो मिल्की का मतलब है कि यहाँ से अमोनिया वाला सेक्शन। तो लिखते हैं एक बार अपन। तो देखो एलिमेंट हमें पता चला कि एलिमेंट क्या है, कैल्शियम। और कैल्शियम देखो मैक्सिमम जगह यूज किया है, तो एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम ए है। इसकी रिएक्शन कराई गई है N2 गैस के साथ। तो N2 गैस के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो इसको हीट करना पड़ेगा N2 डिसोशिएट करने के लिए, तो ये बन जाएगा Ca3N2। ठीक है, ये बन गया, ये हो गया आपका बी। अब इसको पानी में डाल दो, चलो 6 मोल ऑफ वाटर डाल देंगे। तो आपको पता है कि यहाँ से आपको नाइट्राइट दिख रहा है ना, अगर आप बायोनाइज करो तो क्या मिलेगा, 3Ca+2। चार्ज कितना आ गया, +6। इसे कैसे लिखेंगे, तो 2 आपके यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, तो एक के पास -3, दो के पास कितना, +6। तो है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, नाइट्राइड है। दिस इज दी नाइट्राइड। ये मैं कल ही डिस्कस कर रहा था क्लास में, नाइट्राइड है ये, एजाइड नहीं है। एजाइड क्या होता है, N3 के साथ आता है ऐसा। तो ये नाइट्राइड है, तो नाइट्राइड अमोनिया बनाता है पानी में डालने के साथ। तो बिल्कुल, ये आपको डिस्कशन पहले किया था। तो यहाँ से बन गया आपकी अमोनिया गैस, और प्लस बनेगा आपका कैल्शियम का बहुत ही जबरदस्त अच्छा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही यही आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, एक तो कैल्शियम हो गया, यस, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 9 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यस। नेक्स्ट वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इज लेफ्ट इन एयर फॉर द फ्यू आवर्स। NaOH के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कुछ समय अगर आप एयर में छोड़ते हो तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली NaOH की रिएक्शन होगी एयर के साथ, है ना, मॉइस्चर के साथ, ये सबसे रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, NaOH रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा, मतलब NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की जगह, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल डिक्रीज, रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा। और वैसे भी NaOH कैसा होता है, क्यों डिक्रीज होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये नेचर से वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द एयर। देखते हैं स्टैंड। तो पहला स्टेटमेंट है कि PPT नहीं, PPT कोई चांसेस ही नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, बहुत गलत दे रखा है, नहीं इंक्रीज कहाँ से होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, ये सही है, मैंने पहले बोला था। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल रिमेन सेम, नहीं, इस रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इसका आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। An alkaline earth metal M react with N2 and forms a product X. After hydrolysis of X, which gas is released? ये जस्ट अभी डिस्कस किया है, अभी इसके ऊपर डिस्कस किया था। एल्काइन अर्थ मेटल ले लो बेटा, आपका M है, ठीक। रिएक्शन किससे कर गए, N2 गैस के साथ, तो N2 गैस लगा दो। तो ये बनाया था ना आपने, तो क्या बनाता है, M2N3 टाइप कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन की ना 3 वैलेंसी -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल्काइन अर्थ मेटल, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं 2 मोल्स यहाँ पे, और ये 3 होना चाहिए, मतलब ये 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, रिएक्शन बैलेंस। अब वो बोल रहा है कि M2N3 इट इज ए नाइट्राइड when it will react with water molecules hydrolysis ना, तो यहाँ से बच्चों प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपका वही जाना पहचाना 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्शन में बैलेंस करके लिख दिया, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। एक सॉलिड कंपाउंड X on heating to give CO2 and residue, the residue mixed with water formed by on passing an excess of CO2 through Y in water, clear solution आपको मिलेगा। ऑब्टेनिंग Z, मतलब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, एक्स, उसको हीट किया है CO2, तो CO2 तो बच्चों सभी से निकल सकती है, बस इससे नहीं निकलेगी, ये डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है, द रेसिड्यू मिक्स विद वाटर फॉर्म बाई, रेसिड्यू बना है उसको बाई के साथ मिक्स कर। अब रेसिड्यू को अगर बाई से मिक्स किया, तो फिर वो कह रहा है पासिंग एन एक्सेस CO2 थ्रू बाई इन वाटर, क्लियर सॉल्यूशन Z। क्लियर सॉल्यूशन Z का मतलब है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसकी पता है क्लियर सॉल्यूशन कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वहीं से हमें पता चला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैंने यहाँ से लिया है CaCO3,
it is X. When it will dissociate, then it will form calcium oxide. It is residue, है ना, सॉलिड होता है, यही आपका रेसिड्यू है। रेसिड्यू जो बट आता है ना ऐसे क्वेश्चंस में एस ब्लॉक से, तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बहुत बार जिक्र करता है। प्लस CO2 गैस यहाँ से आपकी बाहर चली गई। आपका कह रहा है कि जो रेसिड्यू है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको अपन ने डाला है पानी के साथ, तो पता है कि यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। तो नाउ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बाई। अब वो कह रहा है कि बाई जो फॉर्म हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने डाला है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्कुलेशन करा दिया, तो यहाँ से बनता है CaCO3। इट इज लाइन, इट इज ए मिल्की, ठीक है, ये मिल्की हो गया CaCO3। अब CaCO3 को हमने फिर से डाला, बोलते हैं ना एक्सेस में CO2 पास करा दो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको मिल्कीनेस मिलेगी, और मिल्कीनेस के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मिल्कीनेस के बाद वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा आपके क्लियर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से जो क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, तो देखो क्लियर सॉल्यूशन आपका बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यही क्या होता है क्लियर सॉल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर सॉल्यूशन। आप ध्यान रखो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास कराओगे तो ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली आपके क्लियर सॉल्यूशन में, वो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बीच में मिल्कीनेस आती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया, तो ये आपका बन चुका है यहाँ से Z, कैल्शियम बाइकार्बोनेट Z। अब इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को उसने हीट कर दिया है, तो CaHCO3 इसका ट्वाइस होगा, इसको हीट कर देंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें बनाएगा CaCO3 के अंदर, वो भी XPPT यहाँ से आपका बन गया। तो बस यही क्वेश्चन था और कुछ था ही नहीं। तो कौन सा आंसर होगा आप देख लो, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ऑन डिसॉल्विंग smaller less than capital M amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? कौन सा नहीं होगा। इसकी रिएक्शंस आपको पता है, हमने बात की थी, M इज द मेटल, ये M मेटल अगर रिएक्शन करेगा तो लिखा था अपन ने X प्लस बाई, यहाँ से अमोनिया, देन क्या फॉर्म हुआ था, एक कैटाइन एक एनाइन, अमोनिएटेड कैटाइंस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से बनेगा M के साथ NH3, ये X हो जाएगा, इस पे +1 चार्ज। पूरा का पूरा प्रोसेस डेप्थ में आपको समझाया था मैंने, और प्लस बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख रहा हूँ, ये आप x बाई की वैल्यू देख लो, मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ, ये -1, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बताया था, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये तो डाया हो जाएगा, बट ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। इसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन का मतलब है बीकर, बीकर की बात कर रहे हो, ये बीकर होगा, इस बीकर के अंदर ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है आपका पैरामैग्नेटिक, लेकिन रीजन के लिए, रीजन की वजह से होगा, रीजन इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, तो पढ़ते हैं। ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, तो देखते हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। यस, ब्लू कलर सॉल्यूशन तो मिलता है, बोल रहा है कि डज नॉट ऑकर, मतलब वही कलर पूछ रहा है। ब्लू कलर सॉल्यूशन तो हमने बताया था, formed in the solution glucose की, liquid ammonia becomes good से आ गया। फिर वो कह रहा है कि लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डायमेंट, लिक्विड अमोनिया हो जाता है पैरामैग्नेटिक, लिक्विड अमोनिया जो है वो पैरा होगा, मैंने बोला भी है, इसमें बोलना है फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, वो पैरामैग्नेटिक होगा, अभी लिखा भी अपन ने, पूरा सोल्यूशन पैरा होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर डाया ना होके पैरा। मतलब आप देखो इंडिविजुअली देखोगे, अगर इंडिविजुअली बात करूं मैं कि ये जो आपका बना है कैटाइन, कैटाइन कैसा होगा डाया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे ये तो आपको पता है फ्री होंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, उसने सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया बोला है, तो उसमें लिक्विड अमोनिया का मतलब दोनों चीजें, क्या क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस अमोनिएटेड जो कैटाइन है, दोनों में जो मेटल कैटाइन है, तो आपको कौन सा होगा, डी स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट ये फॉल्स है, फॉल्स पूछा था उसने। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, कंपाउंड AbR Cl2, ये तो हमने बहुत बार किया है, ठीक है, 2 दिन पहले डिस्कस किया था। जब डाइल्यूट होगा तो क्या बनता है, याद है ना पूरा प्रोसेस, अगर आपको पता था तो Cl2 के साथ यहाँ पे अपन यूज करते हैं ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो सर, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ना, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म याद होगा, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट वाले केस में क्या होता है, ये तो HCl बनता है, एक HOCl बनता है,
है ना, हाइपोक्लोरस एसिड। और HOCl ये भी एसिड होता है, ये फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, वो NaOH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ से बन जाता है NaOCl। तो पहले का आंसर क्या आ गया, NaOCl। NaOCl यदि टिक कर दो, फर्स्ट वाले में कहाँ है, ये है फोर्थ में। और फिर क्या बनेगा, बी वाले में, अगर आपको याद होगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड जब था, उस केस में तो वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, बट इसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, एक तो HCl बनेगा, दूसरा बनता है आपका HClO3 बना था, याद होगा। तो ये भी एसिड होता है, रिएक्शन फर्दर करेगा NaOH के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा आपका NaClO3। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमोंग एल्कली मेटल्स, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लिथियम का होता है, ठीक है, ये मुझे तो पता है, बट आपको कैसे पता है, तो उसका रीजन बता। देखो, लिथियम जो है वो आपका एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, लिथियम इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमोंग ऑल एल्कली मेटल्स। ऑल एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। द लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर एट्रीब्यूट टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज, ड्यू टू हिज द बाइंडिंग एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड क्रिस्टल्स आर वेरी लो, है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा होता जाएगा, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑटोमेटिक डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिथियम इज हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेशन को अपन यहीं रखते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सेकंड सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग।